आज हम चर्चा करेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय संसद फेडरल पार्लियामेंट के विषय में। स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है वो उसका स्वरूप और उसके अधिकार इस तथ्य के आधार पर निर्धारित होते हैं कि स्विट्जरलैंड एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। बहुत सारे साधन विकसित किए गए हैं जिससे आम नागरिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। तो चूंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, जनता सीधे तौर पर कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी निभाती है। तो इस तथ्य के कारण वहां की जो संघीय पार्लियामेंट है, राष्ट्रीय पार्लियामेंट, फेडरल पार्लियामेंट, वो एक सीमित अधिकारों वाली विधायी संस्था बन जाती है। वो ऐसी विधायी संस्था है जिसके ऊपर जन नियंत्रण है। जनता कभी भी उसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर लोक निर्णय की डिमांड कर सकती है। हालांकि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है, उस संविधान के द्वारा जो अन्य अंग हैं शासन के, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनकी तुलना में संसद के अधिकारों को महत्वपूर्ण बनाया गया है। उसे अधिक अधिकार दिया है संविधान निर्माताओं ने। कैसे अधिक अधिकार दिया है? वो इस रूप में कि वहां पर भी ब्रिटेन जैसे ही न्यायपालिका को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर दे। उनकी समीक्षा करने का अधिकार उसे संविधान नहीं देता है। तो न्यायपालिका विधायिका की तुलना में कमजोर है। न्यायपालिका को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी तरफ जो कार्यपालिका है, उसको भी यह अधिकार नहीं है कि वो विधानमंडल को यानी संघीय संसद को समय से पहले भंग कर दे, जैसा कि भारत में होता है या ब्रिटेन में होता है कि राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है, या ब्रिटेन में महारानी कॉमन सभा को समय से पहले भंग कर सकती हैं प्रधानमंत्री की और मंत्रिमंडल की सलाह पर। लेकिन स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की तुलना में तो उसके अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके अधिकारों पर सबसे बड़ा नियंत्रण स्विट्जरलैंड की जनता का है। जनता को जो साधन प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा लोक निर्णय के, पहल की शक्ति के, उनका प्रयोग करके वो विधानमंडल के अधिकारों को नियंत्रित कर सकती है। दूसरी बात यह है कि स्विट्जरलैंड में जो फेडरल पार्लियामेंट है, संघीय संसद, उसका अधिकार क्षेत्र इस तथ्य से भी निश्चित होता है कि वहां के संविधान में हम अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन दोनों के गुणों का सम्मिश्रण पाते हैं। कुछ बातें अध्यक्षात्मक शासन के अनुरूप हैं, तो कुछ बातें ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप हैं। तो इन दोनों व्यवस्थाओं के गुणों को अपनाने के कारण स्विट्जरलैंड की जो फेडरल असेंबली है, उसका स्वरूप, उसका गठन और उसका अधिकार क्षेत्र दोनों ही हमें अलग रूप में देखने को मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, एक छोटा देश होने के बावजूद, इसलिए संघीय स्तर पर द्विसदनीय संसद की स्थापना की गई है। आप जानते हैं कि जिन भी देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, वहां पर जो राष्ट्रीय विधानमंडल होता है,
उसके 2 सदन होते हैं। जो दूसरा सदन होता है वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और अमेरिकी संघ में जो सीनेट है, दूसरा सदन कांग्रेस का, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो वैसे ही स्विट्जरलैंड में जो फेडरल पार्लियामेंट है, उसका दूसरा सदन यानी सीनेट, वो भी संघ की इकाइयों यानी कैंटन्स का प्रतिनिधित्व करता है। 1848 में जब संविधान बनाया गया था, पहला संविधान स्विट्जरलैंड का, उस समय भी द्विसदनीय संसद की स्थापना की गई थी और तत्कालीन संसद का नाम फेडरल असेंबली था, जिसके 2 सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। 1999 में जो नया संविधान लागू किया गया, उसके अनुसार इसका नामकरण बदल दिया गया संघीय विधानमंडल का। फेडरल असेंबली के स्थान पर इसे फेडरल पार्लियामेंट कर दिया गया और इसके 2 सदनों के नाम भी बदल दिए गए। अब ये नाम अमेरिकी विधानमंडल के समान ही है। जैसे अमेरिका में हम देखते हैं कि जो संघीय विधानमंडल है, उसका पहला सदन प्रतिनिधि सभा है और दूसरा सदन सीनेट है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी पहला सदन प्रतिनिधि सभा है और दूसरा सदन सीनेट है, नए संविधान के अनुसार। जो नया संविधान है, उसके अनुच्छेद 148 में फेडरल पार्लियामेंट का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जहां तक जनता के तथा कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्यमंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी, जिसके 2 सदन होंगे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तथा इन दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त होंगी। इस पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो संसद के अधिकार जनता के अधिकारों के अधीन है और दूसरे कैंटन्स के अधिकारों के भी अधीन है। यानी फेडरल पार्लियामेंट कोई भी कार्य करती है तो उसे जनता के अधिकारों का और कैंटन्स के अधिकारों का सम्मान करना होगा, वो उनका अतिक्रमण नहीं कर सकती। यानी जनता और कैंटन दोनों के अधिकारों को संविधान महत्वपूर्ण बनाता है और फेडरल पार्लियामेंट को इसके अधीन बनाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो फेडरल पार्लियामेंट के विषय में है, वो ये है कि वहां पर पार्लियामेंट के 2 सदन जरूर हैं, लेकिन दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल समान है। ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह कि प्रथम सदन को कम महत्व प्राप्त है, कम अधिकार प्राप्त है और दूसरे सदन सीनेट को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, या ब्रिटेन की तरह पहले सदन कॉमन सभा को ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कम अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है स्विट्जरलैंड में। क्या है कि दोनों सदनों के अधिकार, उनकी शक्तियां बिल्कुल बराबर हैं। तो इसलिए दोनों सदनों का गठन हम पहले देखेंगे और उसके बाद संयुक्त रूप से फेडरल पार्लियामेंट के अधिकार क्या हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो फेडरल पार्लियामेंट का जो पहला सदन है प्रतिनिधि सभा, उसका गठन कैसे होता है, इसको हम पहले देखेंगे। प्रतिनिधि सभा पार्लियामेंट का पहला सदन है और जैसा कि सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है, पहला सदन संपूर्ण राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। स्विस नागरिकों का सीधे प्रतिनिधित्व होता है प्रतिनिधि सभा के अंदर। जहां तक प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या का सवाल है, संविधान के द्वारा इसकी सदस्य संख्या
200 तक निश्चित कर दी गई है। सदस्य संख्या की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से ये एक छोटा सदन है, जहां हम भारत में, अमेरिका में या ब्रिटेन में प्रथम सदन की सदस्य संख्या व्यापक रूप में देखते हैं, उनकी सदस्य संख्या ज्यादा है। वहीं पर स्विट्जरलैंड में प्रथम सदन की सदस्य संख्या 200 तक सीमित कर दी गई है। और इसके पीछे वजह यह है कि संविधान निर्माता ये चाहते थे कि कम सदस्यों के होने से वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा ज्यादा अच्छी तरह आयोजित की जा सकती है, सदन में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखी जा सकती है, बनाना आसान होता है। इसलिए इसकी सदस्य संख्या को सीमित किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा। ये जो 200 सदस्य हैं, इनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। शुरू में जब संविधान लागू हुआ था, उस समय हर कैंटन की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि सभा में उनको स्थान प्रदान किया जाता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि जनसंख्या के आधार को समाप्त कर दिया गया है और सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित कर दी गई है। सबसे बड़े कैंटन बर्न से 32 सदस्य चुनकर आते हैं और उरी, एपेंजल, इनर रोड, अंडरवॉल्डन जैसे छोटे छोटे कैंटन से केवल एक एक सदस्य ही चुनकर आते हैं। सनी नागर को कुछ कहना है? यस मैम। हाँ बोलो बेटे। मैम ये कैंटस क्या होता है? कैंटन्स बेटे जैसे हमारे यहाँ राज्य है ना, संघ की इकाइयां, एक केंद्र सरकार है और फिर हर राज्य की अपनी अपनी सरकारें हैं। यस मैम। वैसे ही स्विट्जरलैंड में जो संघ की इकाइयां हैं उनको कैंटन्स कहते हैं। संघात्मक शासन में 2 समानांतर सरकारें होती हैं, एक राष्ट्रीय सरकार जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी उस संघ में शामिल इकाइयों की सरकारें जो क्षेत्रीय विविधताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो स्विट्जरलैंड भी एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, जिसका निर्माण बहुत सारी इकाइयों के द्वारा मिलकर किया गया है। एक राष्ट्रीय सरकार है और दूसरी हर क्षेत्र की अपनी अपनी सरकारें हैं। तो वो जो क्षेत्र हैं, जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयां हैं, उनको वहां पर कैंटन्स कहते हैं। एक राष्ट्रीय सरकार है, दूसरी कैंटन्स की सरकारें हैं। जो 26 कैंटन्स स्विट्जरलैंड के संघ में शामिल हैं, उन सब की अपनी अलग अलग सरकारें हैं। और तीसरे कम्यून की सरकारें भी हैं। जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका प्रशासन है, ग्राम प्रशासन है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में कम्यून्स का प्रशासन है। ये लोकल लेवल की शासकीय यूनिट्स हैं, शासन संबंधी इकाइयां हैं। तो राष्ट्रीय सरकार, फिर कैंटन्स की सरकार और निचले स्तर पर कम्यून्स की सरकार। आया समझ में? मैम यस मैम। मैम आप एक शब्द और यूज कर रहे थे, फेडरल वगैरह कुछ था, मुझे समझ में नहीं आया, वो क्या होता है? फेडरल पार्लियामेंट, स्विट्जरलैंड की यस मैम। फेडरल पार्लियामेंट पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यानी राष्ट्रीय विधानमंडल। राष्ट्रीय विधानमंडल को वहां पर संघीय संसद कहते हैं, फेडरल पार्लियामेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? मैम यस मैम। तो हम लोग प्रतिनिधि सभा के गठन पर चर्चा कर रहे थे कि इसका गठन कैसे होता है। सदस्य संख्या संविधान के द्वारा निश्चित कर दी गई है और ये जो सदस्य हैं जिनकी संख्या 200 है, वो सीधे स्विट्जरलैंड के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वयस्क नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है? किस प्रक्रिया को अपनाकर मतदाता
प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इसके लिए संविधान के द्वारा ये निश्चित किया गया है कि 18 वर्ष की उम्र प्राप्त हर वयस्क नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुनेगा। 1970 तक ऐसा था कि वहां पर महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन 1970 के बाद महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हो गया और वो भी वयस्क नागरिक के रूप में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव करती है। ये चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है? वो प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। ये प्रणाली भारतीय और ब्रिटिश निर्वाचन की प्रणाली से भिन्न है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव होता है या ब्रिटेन में कॉमन सभा का चुनाव होता है, वो सामान्य बहुमत की प्रणाली के आधार पर होता है, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र से वो उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है जिसको मतदाताओं के सबसे ज्यादा संख्या में वोट प्राप्त होते हैं। ये सामान्य बहुमत प्रणाली कहलाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुनाव जीतने के लिए केवल सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करना जरूरी नहीं होता, बल्कि मतदाताओं का एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना जरूरी होता है। उस निश्चित मत संख्या को निर्वाचन कोटा कहते हैं और निर्वाचन कोटा निकालने का एक अलग सूत्र होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को इसलिए अपनाया जाता है ताकि अक्सर जो सामान्य बहुमत की प्रणाली में दोष देखने को मिलता है कि किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को मतदाताओं का बहुत कम संख्या में वोट प्राप्त होने पर भी सीट उसे प्राप्त हो जाती है, वो चुनाव जीत जाता है। अगर 1 मत, 2 मत, 4 मत के अंतर से भी सबसे ज्यादा मत उसे प्राप्त हुए हैं तो वो विजयी घोषित किया जाता है, जबकि वोट प्रतिशत उसका कम होता है। जैसे मान लीजिए किसी उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र के केवल 32% मतदाताओं का वोट प्राप्त हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में वोट प्राप्त हुआ हो, तो इसका मतलब है कि 32% के अलावा जो मतदाता हैं उनका मत अनरिप्रेजेंटेड रह गया। जो प्रतिनिधि चुना जा रहा है वो बहुसंख्या का प्रतिनिधि ना होकर अल्पसंख्यक मतों का प्रतिनिधि बन जाता है। अक्सर भारत में या ब्रिटेन में जब चुनाव प्रक्रिया की आलोचना की जाती है तो इस बात को सामने लाया जाता है। तो ये जो बुराई है, ये बुराई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत दूर कर दी जाती है, क्योंकि इसमें चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को मतदाताओं का एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना जरूरी होता है। तो प्रतिनिधि सभा को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से ही स्विट्जरलैंड के संविधान निर्माताओं ने उसके निर्वाचन की जो प्रणाली अपनाई वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली थी। ये जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन अक्टूबर महीने के अंतिम रविवार को होता है और ये व्यवस्था अमेरिकी चुनाव कार्यक्रमों के समान ही है। जैसे अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर दिसंबर के महीने में निश्चित कर दिया गया है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव अक्टूबर महीने के अंतिम रविवार को फिक्स कर दिया गया है। हर बार इसी समय प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए वोट डाले जाते हैं। भारत में, ब्रिटेन में ऐसी कोई तिथि निश्चित नहीं होती, इस तिथि पर ही हमेशा हर बार का इलेक्शन कराया जाए। ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, इस पर अगर हम जरा और गौर करें
तो हम ये देखते हैं कि इस प्रणाली के अंतर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सारे उम्मीदवार चुनकर जाते हैं और मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितने प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने हैं। मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र से या एक कैंटन से अगर 10 प्रतिनिधि चुने जाने हैं तो उस कैंटन के हर मतदाता को 10 वोट देने का अधिकार मिलेगा। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपना 10 वोट एक ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार को दे या अलग अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को प्रदान करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अंतर्गत ये अपनाई गई है कि मतदाता अपना वोट किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं देता, बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है कि अमुक कैंटन से इतने उम्मीदवार इस पार्टी के खड़े हैं। मतदाताओं को इस बात की छूट जरूर रहती है कि वो एक ही पार्टी के सभी उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट ना दें, बल्कि अलग अलग सूचियों, अलग अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार वोट दें। अब स्थान का निर्धारण कैसे होता है? एक अलग तरह की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलती है इस संबंध में कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को जितना मत प्राप्त हुआ है जनता का, निर्वाचकों का, उनके मत के अनुपात में ही उन्हें प्रतिनिधि सभा में स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस राजनीतिक दल की सूची को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हो गया उसे सबसे ज्यादा स्थान प्रतिनिधि सभा में दे दिया जाएगा। एक निश्चित अनुपात के अंतर्गत मतदाताओं की पसंद जिस राजनीतिक दल के पक्ष में ज्यादा है और मतदाता अपने इसे अपने वोट प्रतिशत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उस राजनीतिक दल को प्रतिनिधि सभा में उतना स्थान प्राप्त हो जाता है। ये उसके वोटों के प्रतिशत पर निर्भर करता है कि किस राजनीतिक दल को प्रतिनिधि सभा में कितना स्थान प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से सामान्य बहुमत की प्रणाली में जो दोष देखे जाते हैं, उन दोषों को इस पद्धति को अपनाकर दूर करने का प्रयास किया गया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है प्रतिनिधि सभा के इलेक्शन के विषय में, उसके निर्वाचन के विषय में, वो ये है कि वहां पर उपचुनावों की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में उपचुनाव किस स्थिति में होते हैं? अगर कोई कैंडिडेट अपना स्थान छोड़ देता है, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है, तो ऐसी स्थिति में उस निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसको बाई इलेक्शन कहते हैं, जिसे उपचुनाव कहते हैं। स्विट्जरलैंड में उपचुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर क्या व्यवस्था है कि अगर किसी कैंडिडेट की, अगर किसी सदस्य की जो चुनाव जीतकर प्रतिनिधि सभा में पहुंचा है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या वो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो शेष कार्यकाल बचा है, उस कार्यकाल को कौन पूरा करेगा? उसी की पार्टी के असफल उम्मीदवारों में से जो प्रथम उम्मीदवार होगा, उसको ये अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो बचे हुए कार्यकाल के लिए प्रतिनिधि सभा का सदस्य बन जाए। जैसे मान लीजिए 4 वर्ष कार्यकाल है, 2 वर्ष किसी कैंडिडेट ने पूरा किया, 2 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो बाद का जो 2 वर्ष का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में किसको सदस्यता का अवसर प्रदान किया जाएगा? ये देखा जाएगा कि वो कैंडिडेट जिसकी 2 वर्ष बाद
जिसने पद छोड़ दिया या उसका स्थान रिक्त हो गया, वो किस राजनीतिक दल का है। फिर उस राजनीतिक दल में ये देखा जाएगा कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो चुना गया था, उस निर्वाचन क्षेत्र में और कौन से उम्मीदवार खड़े थे जो चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन उनमें से कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको मतदाताओं का दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुआ था। पहला नंबर वाला तो चुनाव जीत गया, लेकिन वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार था उसी पार्टी का, उसको सदस्यता प्रदान की जाएगी। ये एक अनोखी व्यवस्था है जो स्विट्जरलैंड में अपनाई गई है और संभवतः समय और धन के अपव्यय को रोकने की दृष्टि से इस व्यवस्था को संविधान निर्माताओं ने अपनाया है। जहां तक प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल का प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था के अनुरूप वहां भी प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल फिक्स कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है 4 वर्ष के लिए। 4 वर्ष से पहले आमतौर पर इसे भंग नहीं किया जा सकता और न ही इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। भारत और ब्रिटेन में हम क्या देखते हैं कि जो संसद का पहला सदन है, चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स हो या लोकसभा हो, उसको 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा या ब्रिटेन में महारानी के द्वारा, अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उसे ऐसा करने की सलाह देते हैं तो। लेकिन स्विट्जरलैंड में यहां पर अमेरिका की व्यवस्था को अपनाया गया है और संघीय संसद का जो पहला सदन प्रतिनिधि सभा है, उसका कार्यकाल संविधान के द्वारा 4 वर्ष निश्चित किया गया है। समय से पहले इसे भंग नहीं किया जा सकता कार्यपालिका के द्वारा। केवल अपरिहार्य स्थिति में ही इसको समय से पहले भंग किया जा सकता है। वो अपरिहार्य स्थिति क्या है कि अगर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में लाया गया हो और उस संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा समय से पहले भंग कर दी जाती है। दूसरी स्थिति तब बनती है जब संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही हो, संसद ने संशोधन संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया हो, संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव पारित कर दिया हो, लेकिन उस संशोधन प्रस्ताव पर मतदाताओं के द्वारा लोक निर्णय के माध्यम से उस संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया हो। आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के मतदाताओं को अनिवार्य रूप से लोक निर्णय की डिमांड करने का अधिकार है अगर संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित किया गया हो, तो वो अनिवार्य रूप से मतदाताओं की इच्छा जानने के लिए रखा जाएगा, जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। अगर मतदाता अपने बहुमत से उस संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं जिसे पार्लियामेंट ने पास किया था, संसद ने पास किया था, तो ऐसी स्थिति में जो पार्लियामेंट का पहला सदन है वो भंग हो जाता है और नया प्रतिनिधि सदन जो चुनकर आता है वो नए सिरे से उस संशोधन प्रस्ताव पर विचार करता है। तो ये 2 स्थितियां हैं जब उसे समय से पहले भंग किया जा सकता है, अदरवाइज इसका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित है। व्यवहार में हम ये देखते हैं कि अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब प्रतिनिधि सभा को 4 वर्ष से पहले भंग किया गया हो। यानी प्रतिनिधि सभा ने जो भी संशोधन प्रस्ताव पास किए, जनता ने
लोक निर्णय के माध्यम से उसे स्वीकार किया है, अस्वीकार अब तक एक बार भी नहीं किया। उसके गठन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन कब और कैसे होता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, कौन इसकी कार्यवाहियों का संचालन करता है। तो दिसंबर महीने के प्रारंभ में नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा का पहला अधिवेशन होता है और संविधान के अनुसार संघीय संसद के दोनों सदनों की बैठक एक साथ होती है और वर्ष में केवल एक बार होती है, और वो भी उसके संचालन की प्रक्रिया के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, जो दिन निर्धारित किए गए हैं, उसके अनुसार ही होती है। हालांकि जो संघीय कार्यपालिका है वहां पर वो अपनी पहल पर या फिर 5 कैंटन्स अगर उसे प्रार्थना करें तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है संघीय कार्यपालिका के द्वारा। खुद प्रतिनिधि सभा भी अपनी पहल पर अपना असाधारण सत्र बुला सकती है, यानी सामान्यतः तो वर्ष में एक बार इसका सेशन होता है, लेकिन विशेष रूप से आवश्यकता पड़ने पर प्रतिनिधि सभा खुद भी कई विशेष अधिवेशन बुला सकती है और संघीय कार्यपालिका भी इसका विशेष सत्र बुला सकती है। व्यवहार में हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन वर्ष में 4 बार अवश्य हो जाता है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। और आमतौर पर एक जो सेशन होता है, एक जो सत्र होता है, वो 2 से 3 सप्ताह तक चलता है। प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता के लिए प्रतिनिधि सभा स्वयं अपना एक अध्यक्ष, एक प्रथम उपाध्यक्ष और एक दूसरा उपाध्यक्ष चुनती है। जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और परंपरा यह है कि वहां कोई भी व्यक्ति लगातार दूसरी बार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नहीं चुना जा सकता। 1 वर्ष जो उपाध्यक्ष रह लेता है व्यक्ति, उसको परंपरा अनुसार अगले वर्ष अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष है उसकी स्थिति ब्रिटिश कॉमन सभा के अध्यक्ष या अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के समान नहीं है। वहां पर अध्यक्षों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। आपने ब्रिटेन में देखा कि कॉमन सभा का स्पीकर अपनी राजनीतिक निष्पक्षता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसका जितना सम्मान है उतना किसी और देश में नहीं है। अमेरिका में भी जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वो राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष है उसको इतने महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। न तो वो अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र देता है, यानी राजनीतिक निष्पक्षता भी उसके अंदर नहीं होती, और न ही बहुत ज्यादा अधिकार उसे प्रदान किए गए हैं। हालांकि उसे सदन की कार्यवाही के संचालन का अधिकार प्राप्त है और अगर सदन में किसी विषय पर, किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर बराबर मत पड़ते हैं तो वहां पर वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। इस तरह से प्रतिनिधि सभा का गठन होता है। अब सीनेट कैसे गठित होती है? सीनेट संघीय संसद का, फेडरल पार्लियामेंट का दूसरा सदन है और
ये स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में जो संघ की इकाइयां हैं अर्थात कैंटन्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट में कैंटन्स का ये प्रतिनिधित्व अमेरिकी संघ के समान ही समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जितने भी पूर्ण कैंटन्स हैं उनको 2 प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार है और अर्ध कैंटन्स को 1 प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। इसकी जो सदस्य संख्या है वो 46 है। 43 सदस्य सीनेट के लिए चुनकर जाते हैं। सीनेट का सदस्य कौन बन सकता है, कैसी योग्यताएं होनी चाहिए उम्मीदवार के लिए जो सीनेट का इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा सीनेट का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि योग्यता निर्धारण का अधिकार स्वयं कैंटन्स को दिया गया है कि जिस कैंटन से जितने प्रतिनिधि सीनेट में चुनकर जाते हैं उस कैंटन को ही, उस कैंटन की सरकार को ही यह निश्चित करने का अधिकार होगा कि वो किन लोगों को सीनेट में चुनकर भेजे और उनके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या हो। अब हर कैंटन चूंकि अलग अलग है, सबकी अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था है, अलग सरकार है, इसलिए कोई कैंटन सीनेट के लिए अपने प्रतिनिधियों को जनसभाओं के माध्यम से चुनकर भेजता है। आप देख चुके हैं कि ग्लैरस, एपेंजल, कुछ ऐसे कैंटन्स हैं जहां पर जनसभाएं क्रियाशील हैं। लैंड्स जिमाइंड क्रियाशील हैं, जिसमें वयस्क नागरिक खुद भाग लेते हैं चर्चा परिचर्चा में, खुद पदाधिकारियों का निर्वाचन करते हैं। तो इन जनसभाओं के द्वारा सीनेट के लिए भी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। कुछ कैंटन्स ऐसे हैं जहां पर वहां के विधानमंडलों के द्वारा सीनेट के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, लेकिन ज्यादातर कैंटन्स ऐसे हैं, लगभग 16 कैंटन्स पूर्ण कैंटन और 3 अर्ध कैंटन, जहां पर मतदाताओं के द्वारा सीधे सीनेट के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यानी प्रतिनिधि सभा के समान ही सीनेट के सदस्य भी ज्यादातर सीधे कैंटन्स के मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं। संघीय सरकार के जो सदस्य हैं, यानी कार्यपालिका के सदस्य या जो लोक सेवा के सदस्य हैं, वो सीनेट की सदस्यता के लिए पात्र नहीं है। हमारे देश में भी जो लाभ के पद पर आसीन लोग हैं वो मेंबर नहीं बन सकते। तो स्विट्जरलैंड के संविधान में आप ये देख रहे हैं कि कैंटन्स की प्रभुसत्ता का कितना सम्मान किया गया है कि सीनेट के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार भी उन्हें ही दिया गया है, उनके निर्वाचन की विधि भी उनके द्वारा ही तय की जाती है, और यहां तक कि सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा वो भी हर कैंटन खुद ही निश्चित करता है। इसीलिए सीनेट के कुछ सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तो कुछ 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हालांकि एक सदन के रूप में सीनेट एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। हर 4 वर्ष बाद इसके अधिकतर सदस्यों का फिर से चुनाव कर दिया जाता है, और कुछ कैंटन्स ऐसे हैं जो केवल 3 वर्ष के लिए अपने सीनेटर्स को चुनकर भेजते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो सीनेट के गठन के विषय में है वो ये है कि हर कैंटन चूंकि अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनकर भेजता है सीधे तौर पर,
इसलिए उसे वापस बुलाने का अधिकार भी प्राप्त है। अगर किसी कैंटन की जनता को ऐसा लगता है, मतदाताओं को ऐसा लगता है कि जिस प्रतिनिधि को उन्होंने सीनेट में चुनकर भेजा है वो उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख रहा है, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहा है, तो वो उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उसे वापस बुला सकते हैं। राइट टू रिकॉल प्राप्त है स्विट्जरलैंड के लोगों को, कैंटन्स के मतदाताओं को। तो प्रतिनिधि को वापस बुला लेते हैं और उसके स्थान पर नए प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक बार प्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद, सीनेट में पहुंचने के बाद निश्चिंत न हो जाए, मतदाताओं से अपना संपर्क न तोड़ दे, उनकी समस्याओं को ना सुने, ना समझे, विमुख ना हो जाए। इसलिए ये व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के कारण प्रतिनिधि हमेशा सजग रहता है कि अगर उसने जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा, तो कैंटन्स की जनता कभी भी उसे वापस बुला सकती है और उसके स्थान पर नए प्रतिनिधि को चुनकर भेज सकती है। तो जनता के अधिकारों और कैंटन्स के अधिकारों का बहुत ज्यादा सम्मान किया गया है स्विट्जरलैंड के संविधान निर्माताओं के द्वारा। ये बात भी कैंटन्स के अधिकारों को पुष्ट करती है कि सीनेट के जो सदस्य हैं उनको जो वेतन प्राप्त होता है वो संघीय राजकोष से नहीं दिया जाता, बल्कि कैंटन्स ही उन्हें भत्ता देते हैं। अलाउंसेस तय करने का, उन्हें प्रदान करने का अधिकार कैंटन्स को दिया गया है। हालांकि सीनेट फेडरल पार्लियामेंट का सदन है, संघीय संसद का सदन है, राष्ट्रीय सरकार का अंग है, लेकिन राष्ट्रीय सरकार का अंग होने के बावजूद उसके सदस्यों के वेतन का भुगतान राष्ट्रीय राजकोष से नहीं किया जाता, बल्कि कैंटन्स द्वारा उन्हें भत्ता दिया जाता है। इससे यह भी पुष्ट होता है कि सीनेट के सदस्य वास्तव में कैंटन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां तक इसके अधिवेशन का सवाल है, सीनेट का अधिवेशन भी प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ होता है और इसके साथ ही समाप्त होता है। प्रतिनिधि सभा सप्ताह में 5 दिनों तक कार्य करती है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और सीनेट की बैठकें सोमवार को छोड़कर शेष 4 दिनों के लिए होती हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता एक अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इस अध्यक्ष का चुनाव भी सदन के सदस्य अपने में से ही 1 वर्ष के लिए करते हैं। जैसे प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, वैसे ही सीनेट का अध्यक्ष भी 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। हमारे देश में या अमेरिका जैसे देश में क्या व्यवस्था है? दूसरे सदन की अध्यक्षता कौन करता है? जो उपराष्ट्रपति है वो पदेन अध्यक्ष होता है दूसरे सदन का। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में सीनेट के सदस्यों को स्वयं अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। वो एक उपाध्यक्ष भी चुनते हैं और ये उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करता है। दोनों सदनों की बैठकें अलग अलग होती हैं, लेकिन कई अवसरों पर इनकी संयुक्त बैठक का आयोजन भी किया जाता है। संविधान का आर्टिकल 157 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। कब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है दोनों सदनों का एक साथ, और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष करता है।
तो कौन सी स्थिति होती है जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? पहली स्थिति होती है कि जब किसी सजा याफ्ता अपराधी के क्षमादान के प्रार्थना पत्र पर विचार करना हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। वहां की जो संघीय कार्यपालिका है, जिसको संघीय सरकार कहते हैं नए संविधान के अनुसार, उस संघीय सरकार के सदस्यों और अन्य सरकारी पदाधिकारियों के चुनाव जब संपन्न किए जाते हैं फेडरल पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि फेडरल पार्लियामेंट ही इनका चुनाव करती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की बैठक संयुक्त रूप से बुलाई जाती है। तीसरी स्थिति तब बनती है संयुक्त अधिवेशन की, जब जो उच्च संघीय संस्थाएं हैं, जिनके हाथों में शासन सत्ता संविधान के द्वारा प्रदान की गई है, उनके मध्य जब अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद की सुनवाई के लिए, उस विवाद के निपटारे के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में अधिकार क्षेत्र संबंधी विवादों का समाधान न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में यह अधिकार विधायिका को, फेडरल पार्लियामेंट को दिया गया है, और फेडरल पार्लियामेंट इस विषय पर जब निर्णय करती है तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसके अलावा जब संघीय शासन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती हैं, तो वो घोषणाएं भी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में की जाती है। तो इन चार स्थितियों में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रथम सदन का अध्यक्ष करता है, यानी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष करता है। अदरवाइज दोनों सदनों की कार्यवाहियां, उनकी बैठकें अलग अलग संपन्न। गणपूर्ति क्या है? दोनों सदनों की कार्यवाही के संचालन के लिए ये जरूरी है कि सदस्यों का बहुमत उपस्थित हो, तभी उसकी कार्यवाही शुरू हो सकती है। जब तक बहुसंख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, जैसे अगर प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या 200 है, तो जब तक कम से कम 101 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, तब तक सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं हो सकता। और जो भी विधेयक पास किए जाते हैं दोनों सदनों के द्वारा, वो भी बहुमत के आधार पर पास किए जाते हैं। बहुमत जिस विधेयक का समर्थन करता है, उसको उस सदन से पारित किया जाता है। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर निर्णय लेने के लिए दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत होना आवश्यक है। कौन से विषय ऐसे हैं? आर्टिकल 126 संविधान का यह निर्धारित करता है कि अगर किसी विषय पर, किसी योजना पर सरकार को विशेष भुगतान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो उस भुगतान के लिए या जो धनराशि आवंटित है उस योजना पर खर्च करने के लिए उसमें कोई वृद्धि करना हो, तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग अलग बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। इसी तरह से अगर संघ सरकार ने, फेडरल पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है और उस कानून को अत्यावश्यक घोषित किया जाना है, तब भी ऐसा करने के लिए दोनों सदनों का पृथक पृथक बहुमत प्राप्त करना जरूरी है। बहुमत से ही इसका निर्णय किया जा सकता है कि संघीय संसद द्वारा पारित कोई कानून अत्यावश्यक है या नहीं है। तीसरी कंडीशन तब बनती है जब
20 मिलियन फ्रैंक की एकमुश्त धनराशि को व्यय की स्वीकृति प्रदान करना हो। ये एक बड़ी धनराशि होती है और इसके व्यय की अनुमति तभी दी जा सकती है जब प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों अलग-अलग अपने सदस्यों के बहुमत से इस प्रस्ताव को पुष्टि प्रदान करें। तो ज्यादातर उसकी कार्यवाहियों का निर्णय, उसके द्वारा पारित विधेयकों का निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है, लेकिन कुछ विधेयक, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब दोनों सदनों का अलग-अलग उसके सदस्यों का बहुमत डिमांडेड होता है, बहुमत से उसकी पुष्टि जरूरी समझी जाती है। और ये विषय है कि जब 20 मिलियन फ्रैंक की एकमुश्त धनराशि के व्यय को स्वीकृति प्रदान करना हो या संघीय संसद के किसी कानून को अत्यावश्यक घोषित करना हो या किसी विशेष भुगतान की आवश्यकता को अनुभव किया जा रहा हो। इन स्थितियों में दोनों सदनों का पृथक-पृथक बहुमत से इन प्रस्तावों को पुष्ट करना जरूरी समझा जाता है। तो ये था प्रतिनिधि सभा और सीनेट का गठन। अब अगली क्लास में हम संयुक्त रूप से इन दोनों सदनों के या फेडरल पार्लियामेंट के अधिकारों और शक्तियों पर चर्चा करेंगे।